सत्र जो है एक तरह से पुनरावृत्ति का है और हम सभी आपस में इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे पुनः कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम क्या है और किस तरह से विद्यालय में इनकी भूमिका है शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए, साथ में जो विद्यालय का नेतृत्व करते हैं उन सब के लिए। जैसे कि आपसे चर्चा हुई थी उसमें उस दिन, उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाऊंगा और थोड़ा यहाँ बताना चाहूँगा कि पाठ्यचर्या जो है वो विद्यालय शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु है और विद्यालय में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पाठ्यचर्या जो है वो सहयोग प्रदान करता है और ये पाठ्यचर्या जो है वो शिक्षा का आधार है। छात्रों के मानसिक, नैतिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। तो इसकी जो भूमिका है, जो महत्व है, उसको हम लोग यहाँ पर साझा करते हैं। तो पाठ्यचर्या के बारे में हम सबसे पहले करेंगे और उसके बाद फिर पाठ्यक्रम के बारे में। इसमें एक चीज कॉमन आप सभी को दिखाई दे रही है, जैसे कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम। तो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम अगर थोड़ा सा हमने आगे इसको पिछली बार से थोड़ा बढ़ने की कोशिश की और इसको अलग अलग रखते हैं अगर, तो पाठ्यचर्या, पाठ्य और जोड़चर्या। तो पाठ्य का यहाँ मतलब है जो पढ़ाने योग्य और चर्या का मतलब होता है एक तरह से उसका ढंग। तो जो पाठ्यचर्या है वो पढ़ाने योग्य अर्थात नियम पूर्वक जिसका हम अनुसरण करें वो पाठ्यचर्या है। और इसी तरह से इसमें जो पाठ्यचर्या में चीजें जो शामिल है वो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्ष शामिल हैं। कल मुकेश सर ने भी बहुत अच्छी बातें, जब वो मेंटल हेल्थ और वेलबींग की बातें कर रहे थे, तो वहां से भी अगर हम चीजों को जोड़ें तो जो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्ष इसमें शामिल हैं। अब अगर हम पाठ्यक्रम देखें तो पाठ्य और क्रम, तो पाठ्य वही हो गया पढ़ाने योग्य और क्रम का मतलब होता है एक तरह का ऑर्डर, एक तरह का सीक्वेंस, एक व्यवस्था है। तो जैसे कोई एक ज्ञान या शिक्षा है, विद्यार्थी ने उसे सीख लिया तो फिर अगले स्टेप पे जाना, फिर उसको उसने सीख लिया तो उसके आगे जाना, तो इस तरह से ये पाठ्यक्रम है। तो पाठ्यचर्या जहाँ पर एक संपूर्णता का बोध करा रहा है और पाठ्यक्रम जो कि क्रमबद्धता का। तो ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि दोनों चीजें इसमें शामिल हैं। अब हम यहाँ एक एक करके इन बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या एक व्यापक अवधारणा है जिसमें विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए प्रदान किए जाने वाले सभी शिक्षण अधिगम अनुभव शामिल होते हैं। तो देखेंगे इसमें करिकुलम इज ए ब्रॉड concept दैट इंक्लूड्स ऑल द लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय ए स्कूल टू अचीव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो जो एजुकेशनल, जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उसको अचीव करने के लिए पाठ्यचर्या है। तो अब थोड़ा थोड़ा हमें ये समझना है कि पाठ्यचर्या क्या है, वो एक व्यापक उसकी एक अवधारणा है, उसका विस्तृत जो है स्वरूप है और विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए है। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो इसमें केवल विषय वस्तु ही नहीं बल्कि सह पाठ्य गतिविधियां, शिक्षण विधियां, मूल्य, कौशल और विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास से जुड़े सभी तत्व सम्मिलित होते हैं। तो इसमें किसी एक सब्जेक्ट को हम न जोड़ करके जो एक तरह से पूरे विषयों का समूह है उसको हम इसमें जोड़ते हैं। सभी विषय इसमें शामिल होते हैं, सारी गतिविधियां इसके अंतर्गत आ जाती हैं, शिक्षण विधियां, मूल्य, कौशल जो हम विद्यार्थियों को सिखाते हैं, बताते हैं और विद्यार्थियों के व्यक्तित्व से जुड़े वो सभी तत्व शामिल होते हैं जिससे कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, जिससे कि उसका बहुमुखी या चौमुखी विकास हो सके। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इट इंक्लूड्स नॉट ओनली सब्जेक्ट्स बट आल्सो एक्टिविटीज, टीचिंग मेथड्स, वैल्यूज, स्किल्स एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। तो मतलब विद्यार्थियों के लिए जो भी महत्वपूर्ण है, जो भी चीजें उसके लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं, वो सभी की सभी जो है वो पाठ्यचर्या के अंतर्गत जो है वो शामिल हो जाती हैं, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। शिक्षाविदों के अनुसार पाठ्यचर्या वह संपूर्ण शिक्षण अनुभव है जिसे विद्यालय विद्यार्थियों के लिए योजनाबद्ध रूप से प्रदान करता है। एक चीज इसमें मैं और जोड़ना चाह रहा हूँ कि जो पाठ्यचर्या है ना, ये जो शैक्षिक नीति एक तरह से जो सरकार है, जो व्यवस्था को देखती है, शिक्षा व्यवस्था को, उसका दायित्व होता है। जबकि जब पाठ्यक्रम आता है तो वो शिक्षक के हाथ में आ जाता है। तो ये मतलब है कि जो शैक्षिक नीतियां हैं या जो शिक्षा को व्यवहारिक रूप किस तरह से प्रदान किया जाए, उसमें क्या क्या चीजें शामिल की जा सकती हैं। तो जो
सरकार के लेवल के कह सकते हैं, या फिर जो मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय की अगर हम बात करें उसके लेवल से जो बातें हैं, तो वो पाठचर्या का अंग बन जाता है। और उसमें शिक्षण अनुभव मतलब बहुत ही जो शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए लोग होते हैं, और वो बच्चों की गतिविधियों का, उनकी आयु क्रम का, उनके सारे सिलेबस को, उनकी उपलब्धि को, सारी चीज़ों को देख करके वो उसे तैयार करते हैं। तो इस तरह से यह एक व्यापक जो है अवधारणा है, और इसमें कई चीज़ें शामिल हैं, ये हमें समझना है। अब इसमें देखें अगर कि इसके फीचर्स क्या-क्या हैं, क्या-क्या करिकुलम होता है इसमें। एक तरह से हम क्या है कि इसको समझने के लिए उन चीज़ों को मतलब आधार रूप में ध्यान में रखें कि विद्यार्थियों के समग्र विकास पर बल। तो सबसे पहली जो विशेषता है पाठचर्या की, या कह सकते हैं जो फोकस किया जाता है, तो उसमें है कि विद्यार्थियों के समग्र विकास पर बल। तो कहीं पर भी अगर ऐसा आता है तो हमें समझना है कि ये पाठचर्या की बात कर रहा है, करिकुलम की बात कर रहा है, जहाँ पर समग्र विकास की बात आ जाएगी। फिर शैक्षणिक एवं सहपाठ्य गतिविधियों का समावेश, दोनों चीजें होती हैं। तो करिकुलर मतलब जो पाठ्यचर्या संबंधित है, साथ में जो सहपाठ्यगामी गतिविधियां हैं या क्रियाएं हैं, जो कि बच्चे को एक तो औपचारिक शिक्षा है, दूसरी जो अनौपचारिक शिक्षा है उसको भी इसमें पूरी तरह से वो शामिल कर लिया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि दोनों चीजें इसमें शामिल हैं पाठचर्या में। फिर है शिक्षा के उद्देश्यों और अधिगम परिणामों का निर्धारण। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है, बहुत इसका क्या कह सकते हैं कि विस्तृत रूप है। शिक्षा के उद्देश्य में चारित्रिक विकास है, शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है। इस तरह से देखें कि विकास के जो भी बहुत सारे मानदंड है, स्कोप है, क्षेत्र हैं, डोमेन्स हैं, उन सबको पाठचर्या के अंतर्गत जो है वो शामिल किया जाता है। और फिर जो अधिगम परिणाम, जो लर्निंग आउटकम्स हैं, उन सब को भी हम चर्चा रखते हैं कि उससे बच्चे को पढ़ाने के बाद या सीखने के बाद या उसको अटेंड करने के बाद वो क्या सीख पाता है, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है, उन सबको भी पाठचर्या के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। और फिर शिक्षण विधियों और मूल्यांकन की दिशा प्रदान करना। तो जो कह सकते हैं टीचिंग के जो मेथोडोलॉजी है या मेथड्स हैं, टेक्निक है, उन सबको भी पाठचर्या में शामिल किया जाता है या शामिल होता है। और फिर ये किस तरह से उनका बच्चों का असेसमेंट करना है, उन्होंने कितना सीखा, क्या-क्या तरीके हो सकते हैं, उन सबको इसमें शामिल करें। तो अगर मोटे तौर पे हम देखें कि पाठचर्या की मुख्य विशेषताएँ क्या-क्या हैं, तो विद्यार्थियों के समग्र विकास पर बल है, जो समग्र मतलब संपूर्णता में शैक्षणिक एवं सहपाठ्य गतिविधियों का समावेश, शिक्षा के उद्देश्यों और अधिगम परिणामों का निर्धारण, और शिक्षण विधियों और मूल्यांकन को जो है वो दिशा प्रदान करना। यहाँ एक स्पेलिंग मिस्टेक है। इसी तरह से इंग्लिश का भी आप देख सकते हैं, तो इट फोकस ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, इट इंक्लूड्स एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, इट डिफाइंस एजुकेशनल गोल्स एंड लर्निंग आउटकम्स, इट गाइड्स टीचिंग मेथड्स, असेसमेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो इस तरह से जो मुख्य विशेषताएं हैं पाठचर्या की, वो हमें ध्यान में रखना है। फिर अब हम आते हैं पाठ्यक्रम। हम छोटे-छोटे टुकड़ों में से सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम और पाठचर्या क्या है। तो पहले हमने पाठचर्या की बात की, अब थोड़ा समझते हैं कि पाठ्यक्रम क्या है। बहुत नज़दीक चीज़ें हैं, तो थोड़ा-सा हम इसको समझते जाएँगे तो वो चीज़ें हमारे ज़हन में या हमारे ध्यान में उतरती जाएँगी। पाठ्यक्रम किसी विशेष विषय में एक निर्धारित अवधि, जैसे एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान पढ़ाए जाने वाले विषयों और अध्यायों की विस्तृत सूची होती है। तो एक कैलेंडर ईयर जो होता है उसमें जो एजुकेशनल होता है उसमें कितनी चीजें हम बच्चों को बताते हैं, जो विषय है उसको उसमें शामिल किया जाता है। और अध्यायों की विस्तृत सूची होती है, कौन कौन से टॉपिक्स उसमें शामिल किए जा रहे हैं। यूनिट 1 है, यूनिट के अंदर और भी सारे सब टॉपिक्स हैं या उनके प्रकरण हैं, तो उनको लेकर के फिर उसके बाद यह शिक्षक और विद्यार्थियों को बताता है कि क्या पढ़ाया और सिखाया जाना है। तो सिलेबस से एक चीज़ ये क्लियर होती है कि एक टीचर्स को मतलब कि ये निर्धारित कर दिया जाता है कि ये बातें ये टर्म्स बच्चे को बताना है, सिखाना है और यहाँ तक ले आना है। क्योंकि जैसे बच्चों का जो आयु क्रम है, जो उनका स्तर है, उसी के अनुसार हमें शिक्षा देनी है। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है वो 5वीं 6वीं में पढ़ रहा है और हम उसको 8वीं 9वीं की बातें बताएँ, या 9वीं 10वीं में है तो हम बहुत ज़्यादा हाई लेवल की बातें बताएँ। तो उसका जो उसकी जो रुचि है, उसकी जो आयु है, उसके अनुसार तो टीचर्स को भी ये गाइड करता है एग्ज़ाम दिए, सिलेबस कि यही उन्हें कम है। क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है, ताकि बच्चा उसको सीख पाए। पाठ्यक्रम में मुझे सामान्यतः बात इकाइयाँ, अध्याय, समय विभाजन और मूल्यांकन के तरीके शामिल होते हैं। तो
अब देखिए कि जो सिलेबस है उसके अंतर्गत जो है वो Normal यूनिट्स छोटी-छोटी जो बना दी जाती हैं और फिर उसके अंदर चैप्टर्स आ जाएँगे। फिर उसका एक टाइम पीरियड कि ठीक है, फर्स्ट टर्म तक इतना करना है, सेकंड टर्म तक इतना करना है, फिर इस समय इतना करना है। वही फिर है इस ना तरह से हमें कि कौन पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है या अपने उस जो 1 वर्ष का जो लक्ष्य है वो हमें प्राप्त कर लेना है। फिर हम बच्चों का मूल्यांकन कैसे करेंगे, 1 अध्याय पढ़ा लेते हैं तब हम टेस्ट लेंगे या फिर हमारा जो यूनिट टेस्ट है उसको हम कैसे कंडक्ट करेंगे। तो ये सारी बातें जो है वो सिलेबस के अंतर्गत आ जाती हैं। यहाँ देखें अगर हम अंग्रेजी का जो रूप है तो उसमें सिलेबस इज स्पेसिफिक, तो वहाँ क्या था, वहाँ तो ब्रॉड एरिया था, जो आपकी पाठ्यचर्या थी या करिकुलम था, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक हो गया। एंड डिटेल्ड आउटलाइन ऑफ द टॉपिक्स एंड कंटेंट टू बी टॉट इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक कोर्स और एकेडमिक ईयर। 6-7 में से ए और बी It acts as a guide for teachers and students regarding लगा दिया अगर मैंने what बता दिया needs to be taught बिना and डिवाइड किया learned, मतलब जाएगा वही क्या सिखाना बताना है। The बिना syllabus यानी usually तो 2 includes क्लास की एक units, क्लास में topics, एक time, टीचर फ्री हो जाएगा distribution and ऐसा रहता है तो उसमें evaluation बच्चे कम है methods। क्योंकि तो इस तरह से असेंबली में हम देखें बच्चे कम ही तो दिखते हैं दोनों में जो है वो कम दिख रहे इनकी हैं तो मीनिंग मतलब से ही, हमारा इनके बन जाएगा शब्दों का जो अर्थ है उससे ही 2 बना हम दो 7 को 2 कुछ बना दो कुछ जो है वो चीजें ऐसे लगा तो सकते हैं। उसके मतलब बाद जो इनके कोई फीचर्स भी हैं आप ले लो उतना ही अगर हम समझ लें तो जो हमें ये बच्चे का ऊपर है स्पष्ट हो जैसे जाएगा बच्चे का कि ऊपर है पाठ्यचर्या क्या है और पहले देख पाठ्यक्रम लो क्या है। डिटरमाइंड हो सकती है उस हिसाब से 4-5 लोग कुछ आए यहाँ पर हम देखते हैं पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएं, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने पाठ्यचर्या की विशेषताएं देखी थी। तो उसमें किसी एक विषय पर केंद्रित, अब वहां पर क्या था, वहां पर विषयों का एक मतलब समूह कह सकते हैं, कई विषय उसमें शामिल थे, लेकिन ये किसी एक विषय पर केंद्रित होगा। पढ़ाए जाने वाले अध्याय और विषयों की सूची फिजिकल में होगी। कोई नहीं है अब वहाँ क्या था, वहाँ तो हर पक्ष को लेकर के समग्र विकास की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जिस सब्जेक्ट में पढ़ाया जा रहा है उसके अंतर्गत क्या क्या हम टॉपिक रखेंगे, क्या क्या अध्ययन रखेंगे, उस पर है। शिक्षकों को पाठ योजना बनाने में सहायता, ठीक है, तो हम लोग सभी टीचर्स हम लोग तैयार भी करते हैं कि आज बच्चों को पढ़ाना है तो उसके लिए हमें लेसन प्लान तैयार करना है। तो हम लेसन प्लान किस पे तैयार करेंगे, हम पाठ्यचर्या करिकुलम पे तैयार करेंगे या सिलेबस पे तैयार करेंगे। तो स्वाभाविक है कि हम सिलेबस पर तैयार करते हैं, ना कि हम पाठ्यचर्या पर तैयार करते हैं। तो एक टीचर्स को एक मतलब विशेष पर्टिकुलर टाइम में कितना पढ़ा लेना है, क्या पढ़ा लेना है, तो उसके लिए वो पाठ योजना बना सकता है, मतलब उसके लिए एक बेहतर आइडिया मिल जाता है इससे। और फिर सीमित और विशिष्ट दायरा, स्पेसिफिक हो जाता है सिलेबस, तो और लिमिट भी हो जाती है, क्योंकि जहाँ पाठ्यचर्या है वो बहुत उसका दायरा विस्तृत है, वो ओवरऑल मतलब कि डेवलपमेंट को लेकर के चलता है, समग्र विकास की बात करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे एक हिंदी का शिक्षक है, मान लीजिए हम सब हैं, तो हिंदी विषय को लेकर के कोई मैथ्स के टीचर्स हैं तो उसको वो अपने मैथ्स के विषय को या अन्य विषय के जो शिक्षक हैं तो उनका जो होगा वो उससे संबंधित होगा। और फिर जब सब लोग एक साथ मिल जाते हैं तो फिर वो पाठ्यचर्या के दायरे में आ जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इट फोकस ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, फिर इट लिस्ट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स टू बी कवर्ड, इट हेल्प्स टीचर्स प्लान, लेसन प्लान होना चाहिए इसमें, इट इज मोर स्पेसिफिक एंड लिमिटेड इन स्कोप। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पाठ्यचर्या की मुख्य विशेषताएं थी उसी तरह से हम पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएं, फीचर्स, और उसके बाद हम दोनों को अगर टैली करेंगे, दोनों को आसपास रखेंगे, मतलब एक तरफ हम रखें कि पाठ्यचर्या की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और दूसरी तरफ हम रखें कि पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो हमें ये कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और कहीं पर भी हम इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, और फिर ऑब्जेक्टिव में भी आता है तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो ये जो है एक अवधारणा, कॉन्सेप्ट क्या है पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का, मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। और अब मैं कुछ परिभाषाएं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि जो करिकुलम के बारे में जो विचारक लोग हैं, जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने इसमें बहुत काम किया है, तो उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है, तो उसके माध्यम से भी हम पाठ्यचर्या को समझने का जो है वो प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। कनिंघम महोदय बहुत ही प्रसिद्ध विचारक हैं। अब देखिए कि इन्होंने जो लिखा है कि करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट कौन है, टीचर, टू मोल्ड हिज मटेरियल स्टूडेंट, मटेरियल कौन हो गया उसके लिए, स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल्स। तो पाठ्यचर्या क्या है, शिक्षक नामक कलाकार के हाथ में एक उपकरण है जिसके माध्यम से वह विद्यार्थियों को अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है। तो ये उनका विचार था। और
देखें तो ये एकदम सही है कि कोई भी शिक्षक जो है वो अपने विद्यार्थी को किस तरह से कल विजय सर चर्चा कर रहे थे, जेबी वाटसन की बात कर रहे थे व्यवहारवाद में, कि अगर शिक्षक चाहे तो वो जो है वो बच्चे को बहुत कुछ दे सकता है, जो उसका अपना अनुभव है, जो आदर्श है, जो वैल्यूज है, उसके हिसाब से बच्चों को सिखा सकता है। बहुत सारे आप देखिए कि जो भी हमारे यहाँ महान विभूतियां हुई हैं, महापुरुष लोग हुए हैं, उनके पीछे जो उनके शिक्षक है वो कितना उनका योगदान है, वो किस तरह से अपने आदर्शों को, अपने अनुभवों को अब उससे जो है अपने मतलब शिष्य जो है उनका उन्होंने मार्गदर्शन किया। चाहे वो चाणक्य की बात करें, चाहे वो इनके शिवाजी गुरु, समर्थ गुरु रामदास की बात करें, या फिर अकबर की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जो बैरम खां उनका संरक्षक था। तो एक तरह से देखें कि ये कनिंघम महोदय की जो परिभाषा है बहुत सटीक बैठती है। क्रो एंड क्रो, इसमें है ये भी एक विचारक हैं, शैक्षिक शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े हुए हैं। तो पाठचर्या में वे सभी अनुभव शामिल होते हैं जो शिक्षार्थी को विद्यालय के भीतर या बाहर प्राप्त होते हैं और जो उसके मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक तथा नैतिक विकास में सहायक होते हैं। तो ये पाठचर्या की बात हो गई। क्रो एंड क्रो की जो परिभाषा है इसमें उन्होंने कहा है कि द करिकुलम इंक्लूड्स ऑल द लर्नर एक्सपीरियंसेस इन or outside school that are included in a program which has been advised to help the learner develop mentally, physically, emotionally, socially, spiritually and morally। तो इस तरह से देखें कि अभी जब हम लोग विशेषता पढ़ रहे थे, मुख्य जो मेन बातें थी पाठचर्या की, तो ये सारी चीजें वहां पर जुड़ जाती हैं। तो किसी एक विद्वान की परिभाषा को भी अगर हम समझें तो उससे हम जो है इन चीजों को ले सकते हैं। लेकिन एक चीज मैंने पिछली बार भी आप सबको ध्यान दिलाया था और इस बार भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम जब भी पाठचर्या की बात कर रहे हैं तो यहाँ बार बार एक शब्द मिलता है हमें, अनुभव। मतलब जो एक्सपीरियंस है, जो उस शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, कैसे एक बच्चा सीखता है, कैसे उसके अंदर परिवर्तन आता है, चाहे वो एरिक्सन महोदय को ले या फिर इनका जीन पियाजे महोदय, किसी का भी देखें तो उनकी जो थ्योरी है, तो मेन उन्होंने इस बात को फोकस किया कि एक बच्चा किस तरह सीखता है। तो उसके लिए पाठचर्या कैसे बनाई जा सकती है, एक ओवरऑल अगर लिया जाए, जब से वो सीखना शुरू करता है और जब तक वो सीखता है। तो इस तरह से खास करके हम उन स्थितियों को लेंगे मतलब जो स्कूली या विद्यालय जीवन का है। फिर जॉन डेवी का है, तो पाठचर्या अनुभवों का निरंतर पुनर्निर्माण है। तो इन्होंने करिकुलम इज ए कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पर भी देखिए अनुभवों की आए, ऊपर वाले परिभाषा में भी अनुभव है, फिर आगे भी अगर हम देखें तो इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण है। हिल्डा टाबा, पाठचर्या अधिगम की एक योजना है। तो जो भी अधिगम है, करिकुलम इज अ प्लान फॉर लर्निंग, क्या सिखाना है, किस तरह से बनाना है और कैसे समग्र विकास करना है, तो इसकी एक योजना जो है वो पाठचर्या जो है वो प्लानिंग के बहुत नजदीक है, ऐसा हिल्डा डाबा महोदय का कहना है। आगे कैसवेल एवं कैंपवेल, पाठचर्या उन सभी अनुभवों का समूह है जो बच्चों को शिक्षक के निर्देशन में प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर है जो शिक्षक की भूमिका को थोड़ा महत्व दिया गया और बताया गया कि एक अनुभव या एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को यहाँ पर ध्यान में नहीं रखना है, वो सारे अनुभव इसमें शामिल होंगे जिससे कि बच्चों को जो है वो शिक्षक के निर्देशन में प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो जो पाठचर्या से संबंधित परिभाषाएं हैं, ये 4-5 परिभाषाएं मैंने संकलन किया इसका, तो उससे भी हमें ये पता चलता है कि वास्तव में पाठचर्या को हमें किस नजरिए से देखना चाहिए और क्या समझना चाहिए। कोई शिक्षक साथी कुछ नया अगर जोड़ना चाहें तो बहुत बहुत स्वागत है। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब एकांगी है कोई चीज, आपके पास भी अगर है तो आप स्वाभाविक रूप से साझा कर सकते हैं अपने विचार, या फिर कुछ सलाह मशविरा करना चाहें तो स्वागत है। फिर इसी तरह से हम पाठ्यक्रम के भी बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं तो उसमें एक केयर इसमें है कि सिलेबस रिफर्स टू द कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर दैट इज टू बी टॉट। मतलब क्या है, पाठ्यक्रम उस विषय वस्तु को संदर्भित करता है जिसे पढ़ाया जाना है। तो एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में जो एक शिक्षक द्वारा बच्चे को पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत आएगा। जैसा कि मैंने इसका बताया कि अगर हम इसको शाब्दिक रूप से इसका मतलब कि अर्थ निकालें तो पाठ्यक्रम, तो पाठ्य जो पढ़ाया जाना है या पढ़ाने जाने योग्य है, क्रम एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है,
एक बच्चा जो है वो ज्ञान प्राप्त करता है, फिर जब उसको वो जानकारी हो जाती है तो हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का स्ट्रक्चर जो भी ऐसे बना होता है कि मैथ्स में भी देखें, साइंस में भी देखें, किसी में कि पहले जो उसको बेसिक बातें हैं उसको पता हो रही हैं, तो फिर हम मतलब सरल से जो जटिलता या कठिनता की ओर है, इस तरह से जो एक टीचिंग मेथड है उसका जो है वो प्रयोग होता रहता है। तो दूसरी परिभाषा हम यहाँ लेना चाहेंगे गुड का शिक्षा शब्दकोश। पाठ्यक्रम अध्ययन के ऐसी रूपरेखा को कहते हैं जिसमें पढ़ाए जाने वाले विषयों का संकेत होता है। तो उन्होंने भी इसको अच्छी तरह से व्यक्त किया है। उनकी डिक्शनरी है, डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन में, सिलेबस इज एन आउटलाइन ऑफ अ कोर्स ऑफ स्टडी विच इंडिकेट्स द टॉपिक टू बी कवर्ड। तो ये पढ़ाए जाने वाले विषयों का संकेत होता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि ये स्पेसिफिक है। दूसरा है रिचमंड का, पाठ्यक्रम किसी पाठ्य अध्ययन में पढ़े जाने वाले विषयों का संक्षिप्त विवरण है। तो उन्होंने क्या किया, इसको संक्षिप्त विवरण जो है वो यहाँ पर रखा है। अब अगर हम ओवरऑल की बात करें तो हम पाठचर्या की ओर जाएंगे, लेकिन किसी पाठ्य अध्ययन में पढ़े जाने वाले विषयों का संक्षिप्त विवरण, द सिलेबस इज ए कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स टू बी स्टडीड इन ए कोर्स। तो इस तरह से हमें पाठ्यक्रम के बारे में सीखना है, समझना है। तो दोनों चीजें हैं, पाठ्यचर्या क्या है और पाठ्यक्रम क्या है। और जो विद्वानों ने कहा है कि जहाँ पर वो एक अनुभव की बात करते हैं, जो कि इस बात को संदर्भित करता है कि एक बच्चा जो है वो कैसे ज्ञान को प्राप्त करता है। और यहाँ पर क्या होगा, एक स्पेसिफिक एरिया में, एक पर्टिकुलर जो क्षेत्र दायरा है उसमें एक बच्चा किस तरह से इम्प्रूव करेगा और शिक्षक उसको कैसे मोटिवेट करेगा, कैसे उसको सिखाएगा, वो इसके अंतर्गत शामिल हो जाता है। सर आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। जी हाँ सर, आ आगे रही बढ़िए। आ रही। हाँ हाँ सर, कहीं पर भी कुछ भी लगे तो सर जरूर बताएं। नहीं, आ, जरूर जरूर। हाँ सर, अब यहाँ पर हम दो बातें मतलब जैसे सीखे शुरू में कि भाई पाठचर्या और पाठ्यक्रम की अवधारणा क्या है, फिर उसके फीचर्स क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, फिर हमने देखा कि विद्वानों ने क्या कह रखा है पाठचर्या के बारे में या पाठ्यक्रम के बारे में। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि अंतर क्या है, क्योंकि किसी विषय को समझने के लिए जब हम उसके गुण दोष उसको भी समझते हैं और साथ में अगर हम अंतर को भी समझते हैं तो और भी ज्यादा वो हमें क्लियर होता है, ज्यादा स्पष्ट होता है, ज्यादा समझ में आता है। तो यहाँ हम दोनों को अगर देखें तो बेसिस आधार क्या बन रहा है, एक तरफ तो जो हमारा ये विषय है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, करिकुलम, और फिर सिलेबस। अब इसको हम किन किन मानदंडों पर देख सकते हैं, क्या क्या हम उसके लिए बिंदु रख सकते हैं। तो एक तो पहले हम मीनिंग की बात करेंगे, भाई इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। तो मीनिंग पे अगर हम देखें तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, ओवरऑल एजुकेशनल प्लान। तो अगर जब हम अगर इस तरह का कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आता है या लिखने के लिए जैसे अभी हम लोगों ने अटेम्प्ट किया उसमें, तो हमें अगर हम एक खाका अपने दिमाग में बना लेते हैं कि भाई करिकुलम के बारे में हम क्या लिखेंगे, तो हमें ये समझना कीवर्ड है एक तरह से कि ओवरऑल एजुकेशनल प्लान। ये अगर हमारे दिमाग में है तो हम सेंटेंस अपने आप बना लेंगे। तो जहां पर ओवरऑल एजुकेशनल प्लान की बात आएगी तो मतलब ये हमारा करिकुलम है, इस पे हमें ध्यान रखना है। इसी तरह से सिलेबस के बारे में सब्जेक्ट कंटेंट आउटलाइन, तो ये एक स्पेसिफिक जो दायरा है उसके ऊपर है, वो सब्जेक्ट की बात है, जो उसका आउटलाइन है, उस तरह से हमें ध्यान रखना है। फिर स्कोप, अगर क्षेत्र के बारे में देखें तो इसका जो करिकुलम का क्षेत्र है वो विस्तृत है, बहुत बड़ा है, ठीक है, उसका दायरा, क्योंकि ये ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। अब इसमें कोई हिंदी का शिक्षक है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो फिजिकल एजुकेशन से उसे क्या लेना देना होगा, भाई वो अपनी कक्षा में फिजिकल एजुकेशन की बात नहीं करे, या फिजिकल एजुकेशन का टीचर है तो फिर वो इंग्लिश की बात, जो सब्जेक्ट का मैटर है वो उससे उनको नहीं मतलब है। तो इस तरह से एक जो शिक्षक होगा वो अपने सीमित दायरे में अध्ययन और अध्यापन कराता है। तो अब करिकुलम जो बात है तो वो तो सब चीजों को लेकर के चलेगा, इसलिए उसका दायरा जो है वो ब्रॉड है। फिर यहाँ पर लिमिटेड, सिलेबस जो है लिमिटेड हो गया, सीमित हो गया, तो विस्तृत और फिर इधर सीमित। उसके बाद होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात आई, अगर फोकस की केंद्रित किस पे होता है, करिकुलम किसको केंद्रित करता है, किस बात को फोकस करता है, और सिलेबस किसको फोकस करता है। तो हम देखते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो बात आ रही है वो करिकुलम उसे फोकस करता है, जबकि जो सिलेबस है वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट को फोकस करता है, अर्थात उस पर केंद्रित होता है।
इसी तरह से हम आगे देखेंगे इंक्लूड क्या-क्या इसमें जोड़ सकते हैं। तो इसमें एक्टिविटीज़ जुड़ेंगी, वैल्यूज़ जुड़ेंगे, मेथड्स जुड़ेंगे, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम विद्यालय पाठचर्या में जो लागू होती हैं, उन सारी चीज़ों को हम इसमें जोड़ सकते हैं। क्योंकि इसका दायरा ही बहुत विस्तृत होता है। जबकि हम सिलेबस में आएँगे, तो हम यूनिट्स और चैप्टर्स की बात कर सकते हैं, टाइम टेबल की बात कर सकते हैं। एक टीचर जो है वो कैसे बच्चों का मूल्यांकन करेगा अपने सब्जेक्ट में, वो सिलेबस के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन अगर एक विद्यालय के दृष्टिकोण से देखा जाए कि बच्चे का परफॉर्मेंस विद्यालय के मतलब खेल में उसका क्या इंटरेस्ट रहा, खेल में उसका क्या प्रदर्शन रहा, पढ़ाई में उसका क्या रहा और जो सीसी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें क्या रहा। एक बच्चे का अगर हम देखें तो फिर वो पूरे करिकुलम के अंतर्गत आएगा, वो सिलेबस में नहीं आएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। रोल, भूमिका अगर हम देखें तो क्या होता है, गाइड्स एंटायर एजुकेशन मतलब जो संपूर्ण जो शिक्षा व्यवस्था है, एजुकेशन जो सिस्टम है पूरी तरह से, वो उसको गाइड करता है, उसको एक दिशा देता है। अब जैसे हमारी जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा है 2022-2023 का, तो एक एक तो शिक्षा नीति बनी, ठीक है, 2020 का। और फिर उसमें से फिर इस और थोड़ा-सा गाइड करने के लिए कि भई इन चीज़ों को हम कैसे प्राप्त करेंगे? शिक्षा नीति तो तैयार हो गई, लेकिन उसको हम प्राप्त कैसे करेंगे? तो उसके लिए फिर राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा वो तैयार की गई और फिर उसके अंदर पूरे वो मतलब एक तरह से शिक्षा व्यवस्था को कैसे संचालित करना है, कैसे क्रियान्वित करना है और कैसे हम उस गोल को प्राप्त कर पाएँगे, जो गोल सेट कर रहे हैं उसमें क्या परिणाम मिल पाएगा, वो सारी चीज़ें जो है वो इसके अंतर्गत आ जाती हैं। और फिर यहाँ पर गाइड्स टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट, अब जैसे मान लीजिए कि हिंदी शिक्षण है या बहुभाषा है, कैसे हम उसका उपयोग करेंगे? मैथ्स का है तो कैसे हम उसको यूनिट्स में डिवाइड करेंगे और दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उसको कैसे लेके चलें? अभी वोकेशनल एजुकेशन की बात आ रही है 6 to 8, तो कैसे हम उसको शुरू करेंगे? फिर आगे हम उनको कैसे बढ़ाएँगे? तो ऐसी बहुत सारी बातें जो है वो सिलेबस के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये हमें अंतर इससे पता चलता है कि ये करिकुलम है और ये सिलेबस है। इसमें ये चीज़ आ रही है, इसका मीनिंग अर्थ ये हो रहा है और इसका मीनिंग ये हो रहा है। इसका क्षेत्र ये हो रहा है और इसका ये हो रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे, समझेंगे तो हमें बहुत मतलब स्पष्ट हो जाएगा कि करिकुलम और सिलेबस में क्या अंतर है या फिर किसी एक को भी अगर कभी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़े तो हम आसानी से कर सकते हैं। उसे अंग्रेजी का हिंदी रूपांतर यहाँ पर है, तो उसको भी हमने थोड़ा यहाँ मतलब किया ताकि हम सबको सुविधा हो जाए। तो आधार बेस क्या बन रहा है? तो पाठचर्या और पाठ्यक्रम मतलब जो मूल बिंदु है हमारा। फिर अर्थ में अब देखें तो संपूर्ण शिक्षा योजना है, इसमें विषय वस्तु की सूची है। दायरा देखें तो इधर व्यापक है, इधर सीमित है। केंद्र फोकस किस पे हो रहा है यहाँ? तो समग्र विकास, विशेष विषय। फिर शामिल तत्व क्या है? तो गतिविधियाँ, मूल्यांकन विधियाँ। अभी जब हम अवधारणा की जब शुरुआत में ही कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे कि पाठचर्या क्या है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो उन सारी चीज़ों को आप यहाँ शामिल कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो इकाइयाँ हैं, अध्याय हैं, टाइम टेबल है, इस तरह से भूमिका संपूर्ण शिक्षा का मार्गदर्शन है और यहाँ पर विषय शिक्षण का मार्गदर्शन। इस तरह से दोनों में अंतर है। अब हम थोड़ा चर्चा ये करना चाहेंगे कि जो क्या प्रकार है इनका, क्योंकि उसमें आगे भी पूछा गया है कि किस तरह का करिकुलम हो, किस तरह का पाठ्यक्रम हो, तो उसको हमने यहाँ पर थोड़ा जो हमें मतलब सामग्री मिल पाई वो हम आपके साथ साझा कर पा रहे हैं, तो उन चीज़ों को यहाँ हम रखना चाह रहे हैं। तो एक है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, तो इसमें जो होता है वो इस प्रकार की पाठचर्या विभिन्न विषयों जैसे गणित, विज्ञान, इतिहास और भाषा के आधार पर संगठित होती हैं। इसमें मुख्य रूप से विषय ज्ञान पर जोर दिया जाता है। तो जब सब्जेक्ट सेंटर्ड की बात आती है, तो एक सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या-क्या बातें रख सकती हैं। अब यहाँ मैथ्स का मतलब किसी पर्टिकुलर क्लास की बात नहीं है। हम कह सकते हैं कि अगर मतलब 1 to 12 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो बच्चा जब सीखना शुरू करेगा तो वहाँ से लेकर के या जो हमारी अभी शिक्षा व्यवस्था ये बन रही है 5+3+3+4 इस तरह का, तो वहाँ से लेके पूरा वहाँ तक में मैथमेटिक्स का क्या मतलब आएगा? किस तरह से बच्चा जो है वो 12th पहुँचते में क्या उसके अंदर कॉन्सेप्ट वो खोज की ओर बढ़ेगा, रिसर्च करेगा या नए सिद्धांत की रचना करेगा। तो शुरू से लेकर के पूरा जो विषय है उसको यहाँ पर जोड़ा गया है। तो इसीलिए यहाँ पर सब्जेक्ट सेंटर्ड हो गया। इसी तरह साइंस की बात करें या इतिहास है या अन्य और विषय हैं, लैंग्वेज है, लैंग्वेज में भी और भी सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को हम अगर देखें तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम ये हो जाता है।
इसमें क्या होता है, द फोकस इज मेनली ऑन सब्जेक्ट नॉलेज, इस पे बात होती है। फिर लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, अब वहां पर सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तैयार किया गया। हाँ सर, कुछ कह रहे हैं सर, प्लीज। अच्छा, आगे चलें सर। जी सर, किसी का माइक जी ऑन हो सर। गया होगा। अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके। फिर है लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, तो जो सीखना मतलब कि है शिक्षार्थी है, उसको अगर ध्यान में हम रखें तो इस प्रकार की पाठचर्या में विद्यार्थियों की रुचि, आवश्यकता, क्षमता और अनुभव को केंद्र में रखा जाता है। खास करके चाइल्ड सेंटर में बच्चे की रुचि क्या है, बच्चा किस तरह से सीखना चाहता है या किस विषय में उसकी रुचि है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो किसी विशेष विषय में बहुत ज्यादा तेज होते हैं, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उसमें, और फिर वही बच्चा जो है अन्य विषय में वो कमजोर होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। अगर कोई बच्चा किसी विषय विशेष में सही मतलब की तरह से अधिगम नहीं कर पा रहा है, नहीं सीख पा रहा है, तो सबसे पहली बात तो ये कि उसका कारण क्या है। तो कारण ये है कि उसकी रुचि नहीं है। जिसमें रुचि होगी तभी तो वो उसमें उसको करेगा, आगे बढ़ेगा। कई बार टीचर्स का ऐसे प्रभाव होता है कि बच्चा जो है टीचर्स के प्रभाव में आके विषय को पढ़ने लगता है, सीखने लगता है। तो हमें इसको जो है ध्यान में रखना है कि लर्नर सेंटर। फिर उसकी आवश्यकता क्या है। अब कुछ पाठ्यक्रम जो होते हैं इस तरह से होता है, हम मतलब ऐसे तो आलोचना नहीं कर सकते क्योंकि सभी अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी हम कहना चाहेंगे कि हमारी जरूरत की नहीं है। हम तो अपनी ही बात कर रखते हैं कि बच्चे तो बहुत सारे ऐसे बताते हैं कि सर हिंदी को पढ़ने की क्या जरूरत है, वो तो हम सब 2 दिन में कर लेंगे सर, एक दिन पढ़ेंगे अगले दिन एग्जाम दे देंगे। और जब वो उनके मार्क्स पूछते हैं तुम्हारे इतने मार्क्स आए, सर मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, मैं तो एक दिन में पढ़ के एग्जाम दे दिया। तो मतलब क्या है, उनकी वो आवश्यकता कहीं ना कहीं वो छूट रही है कि भाई इसकी जरूरत ही क्या है, हम क्यों पढ़े, इसमें क्यों ऐसा करें। तो हमें उस चीज को बताने की जरूरत होगी, समझाने की जरूरत होगी कि नहीं उसका क्या इंपॉर्टेंस है। इसी तरह से क्षमता की बात होती है। अब जैसे अंग्रेजी विषय को ले लें, ठीक है, एक क्या कहें विदेशी व्यवस्था द्वारा होती है। अब हमारे अंदर कुछ तो बहुत एक्टिव लोग होते हैं, जल्दी सीख लेते हैं, जल्दी चीजें होती है, लेकिन बहुत लोग होते हैं कि वो बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं कर पाते हैं। तो उस विषय विशेष की ओर जो है उनकी क्षमता जो है उस तरह की नहीं है, या उनके घरों में इस तरह का वातावरण नहीं है कि वो उस विषय को समझें या सीखें, तो उस विषय में वो पिछड़ने लगते हैं। तो ऐसी चीजों को भी ध्यान में रख करके करिकुलम को तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर इस चीज को है लर्नर सेंटर्ड। तो दिस करिकुलम फोकस ऑन द इंटरेस्ट, नीड्स, एबिलिटीज एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ लर्नर्स। टीचिंग मेथड्स आर डिजाइन्ड अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल्स। बच्चा कैसे सीखता है। अब हम लोगों के ऊपर जो टीचर्स को एक जिम्मेदारी अभी एनईपी 2020 की आने के बाद दी जा रही है कि वहां तो हम लोग भी जब अभी शिक्षण नीतियां, शिक्षण सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो हर बच्चे में सीखने का गुण है, हर बच्चा सीख सकता है। कोई ऐसा कह ही नहीं सकते आप ये बच्चा नहीं सीख सकता। तो हर बच्चा सीख सकता है, हर बच्चे में सीखने का गुण है, लेकिन वो अलग अलग तरह से सीखेगा। तो अब शिक्षक को इतना मतलब कि सक्षम होना है कि वो हर बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार सिखा सके, उसे बता सके। मान लीजिए कोई एक विषय पर हमने लेक्चर दिया, तो अब 40 बच्चों की क्लास में 20 बच्चों ने सीख लिया हमारे लेक्चर से ही। हो सकता है कुछ बच्चे जो है, जो 20 बचे उसमें हमें कुछ करके सिखाना पड़ेगा, कुछ दिखा के बताना पड़ेगा, तो 10 बच्चे और इम्प्रूव कर लिए, 30 बच्चे हो गए। अब 10 बच्चे बचे, तब उनको कैसे, हो सकता है वो किसी एक्टिविटी के माध्यम सीखें, हो सकता है वो गेम्स के माध्यम सीखें, हो सकता है वो इंटीग्रेटेड जो आर्ट की बात हो रही है तो कला के माध्यम से सीखें, हो सकता है संगीत के माध्यम से सीखें। तो ये सारी चुनौतियां जो है वो हमारे सामने आती हैं, क्योंकि हमें सबको सिखाना ही है, उसमें किसी को ना के बारे में नहीं है। तो ये चीजें जो है वो लर्नर सेंटर्ड करिकुलम में आ जाती हैं। फिर एक्टिविटीज सेंटर्ड जो है वो करिकुलम। अब देखिए जो खास करके जो प्रायोगिक विषय है, साइंस का है या और कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें बच्चे को बहुत सारी एक्टिविटी करनी होती है, तो उसको भी ध्यान में रख करके करिकुलम तैयार किए जाते हैं। तो दिस करिकुलम emphasizes learning through activities and experiences rather than memorization. Students learn by doing. तो यहाँ पर कुछ करके सीखना। तो कुछ ऐसे विषय होते हैं, ऐसे तो मैंने आप सबके साथ में साझा करना चाहता हूँ, महसूस करता हूँ कि जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं या छोटी क्लास होती हैं, खास करके 8वीं तक, तो ज्यादातर यहाँ बच्चों को मतलब मेमोरी, उनको उनके दिमाग को शार्प करने की जो व्यवस्था है उसमें वो रहता है। बाद में उसको यूटिलाइज करना है।
जो उन्होंने सीखा, जिस ज्ञान को सीखा, जिस बात को सीखा, उसको धीरे-धीरे कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। फिर जब वो यूटिलाइज़ करने लगे, जब सीख लिया, तो फिर उसको कैसे एक्सप्रेस करना है। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमारी है जो पहले पहले तो कहीं न कहीं हमें याद करना ही पड़ेगा। तो जब चीज़ों को हम याद करते हैं तो उस याद करने को किस-किस तरह से याद करते हैं। अभी हम लोग खुद देखें जो परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हम उन चीज़ों को कैसे याद कर रहे हैं, तो कितने सारे शॉर्टकट्स बनाते हैं, कितने सारे एब्रिविएशंस तैयार करते हैं, कितने सारे मतलब तरह-तरह की चीज़ें, तो वो क्या है? भाई जब हमें अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है तो हमें तो याद करना ही नहीं चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं हमें याद करना ही पड़ता है। तो प्रारंभिक जो कक्षाएँ होती हैं, खास करके मिडिल तक जो है, बच्चों को ज़्यादातर मेमोरी बेस्ड होना ही चाहिए या बच्चों को सीखना चाहिए। फिर उसको जो उन्होंने सीख लिया उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए और फिर आगे जा कर के उसको एक्सप्रेस करना चाहिए, ये एक क्रम हो सकता है। इस प्रकार की पाठचर्या में गतिविधियों और अनुभवों के माध्यम से सीखने पर जोर दिया जाता है। तो जो एक्टिविटी मतलब कि सेंटर्ड करिकुलम होगा उसमें इस तरह से जोर दिया जाता है। अभी देखिए जो नई पाठ्य पुस्तकें तैयार हो रही हैं, उसमें एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा रखा गया है और इसीलिए रखा गया है ताकि अगर टीचर्स मान लीजिए उतना वो नहीं कर पा रहा है तो बच्चा पढ़ कर के भी उस एक्टिविटी को कर सकता है, समूह में कराया जा सकता है या शिक्षक के निर्देशन में या शिक्षक के मार्गदर्शन में एक्टिविटी के माध्यम से चीज़ों को सिखाया जा सकता है। उसके बाद है कोर करिकुलम की बात है। कोर पाठचर्या में वे आवश्यक ज्ञान और कौशल शामिल होते हैं, जिन्हें सभी विद्यार्थियों के लिए सीखना अनिवार्य माना जाता है। तो ये सभी के लिए ज़रूरी है। अ, तो कोर करिकुलम इंक्लूड्स एसेंशियल नॉलेज एंड स्किल्स दैट ऑल स्टूडेंट्स मस्ट लर्न फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट एंड सोशल एडजस्टमेंट। अब देखिए वो समाजीकरण की बात आ रही थी, तो सभी बच्चों को वो सीखना है, समूह में कैसे रहना है, समाज में क्या-क्या चीज़ें हैं या उसका जो जीवन कौशल है, उसके लिए क्या ज़रूरी है। तो कोर करिकुलम इसके अंतर्गत आएगा, जिसमें हम बच्चे को अलग नहीं कर सकते कि नहीं भाई आप जो है साइंस के हो, आप आर्ट्स के हो, आप कॉमर्स के हो, ऐसा नहीं है। बल्कि वो सारे विषय सारे बच्चों के लिए अनिवार्य है। इसीलिए कह सकते हैं कि 10वीं कक्षा तक आप देखिए कि वो सबको समान पाठ्यक्रम जो है वो दिया जाता है और उसमें फिर वो सभी बच्चों को कुछ ना कुछ करना है। तो कोर करिकुलम की बात यहाँ पर आ जाएगी। और फिर हिडन करिकुलम, तो यहाँ जो हमने 1 से 4 तक की लगभग बात की है और इसमें एक इंटीग्रेटेड भी है, इसको जोड़ लें तो ये जो ओवर्ट हो जाता है उसके अंतर्गत आ जाता है, मतलब प्रत्यक्ष जो एक सिलेबस के माध्यम से हम सीखते हैं, जिसके लिए हम परीक्षा लेते हैं, जिसके लिए हम टेस्ट लेते हैं, जिसके लिए हम एक्टिविटीज़ करते हैं, वो सब उसके अंतर्गत आ जाएगा। और फिर हिडन करिकुलम रिफर्स टू the values, attitudes and behaviors that students learn indirectly in school through social culture, through school culture and environment। इस तरह से हम अगर देखेंगे कि जो अप्रत्यक्ष या छिपा हुआ पाठ्यक्रम है, वो भी है कि बच्चा जो है, जो किताबी ज्ञान से बाहर जो चीज़ किसी के आचरण से किसी के प्रभाव से जो वो सीखता है, जो पुनर्वलन की आप बात करते हैं, तो उसमें जो किताब से बाहर की जो चीज़ें होती हैं, उससे जो वो सीखता है, वो जो है हिडन करिकुलम। मान लीजिए जैसे हम खेल बच्चों को ले जाते हैं, तो उसमें वो कितनी सारी बातें, वहाँ कोई सिलेबस नहीं, वहाँ कोई पाठ्यक्रम नहीं है। तो जो पाठ्यक्रम से बाहर होकर के बच्चा सीखता है, कितने सारे मूल्यों को, कितने आदर्शों को, कितने सिद्धांतों को, कितने व्यवहार को, कितने कौशल को, वो सब सीखता है देख करके। उसके लिए आप कोई पॉइंट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो वो जो है वो हिडन करिकुलम के अंतर्गत आता है और ये मुझे लगता है कि उस किताब से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि इस तरह की शिक्षा होती है, क्योंकि यहाँ पर एक माहौल, एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। बच्चे को एनवायरनमेंट मिल जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा शिक्षक को प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही मोटिवेट होता रहता है स्वयं से। तो वो हिडन करिकुलम का ही कमाल है। कई बार हम लोग खुद भी देखते हैं कि बच्चे में। सर हाँ सर, प्लीज़। सतीश सर, जी सर। ये एक क्वेश्चन इस पर बना था ना सर वीपी के एग्जाम में, हिडन करिकुलम पर। हाँ सर, हाँ। देखिए इसमें भी स्कूल कल्चर की बात की गई है सर। जी सर। हाँ, स्कूल कल्चर ही था सर उसका ऑप्शन सही। हाँ, ये 4th ऑप्शन था ये सही। हाँ, स्कूल कल्चर ही सही ऑप्शन है उसका। देखना आंसर की आएगी ना, जो फाइनल आंसर हाँ की आएगी उसमें स्कूल कल्चर ही आएगा सर।
हाँ मैंने उसी पर लगाया था, लेकिन वो गलत बता रहा है जेमिनाई जो। नहीं नहीं नहीं, विजय सर आंसर आंसर वही पर है, वही है आंसर है। हाँ वही है ना? हाँ वही वही आंसर है सर। हाँ जरा सर ये तो जेमिनी स्कूल कल्चर है यार। देखना वो सोसाइटी, वही उसने होगा। सोसाइटी को सही बताया है। नहीं 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 सर, नहीं वो वो जेमिनी विद्यालय के वगैरह बारे घुमा में देता पूछेंगे है। तो विद्यालय में स्कूल कल्चर ही होगा ना विद्यालय के लिए तो। सर हाँ वही सर तो, ये स्कूल कल्चर है भाई। हाँ, इसमें उसमें तो जब सोसाइटी, संतोष सर ने पढ़ा भी, हाँ स्कूल सोसाइटी का कल्चर तो की सर बात कोई हुई। करिकुलम बनेगा नहीं ना उस तरह से जो निर्धारित होगा, लेकिन जब विद्यालय की परिस्थितियों में आएगा तो करिकुलम वहां पर होगा, तैयार होगा पाठचर्या। और जो ये है ना सर, ये सब्जेक्ट से बाहर है, ठीक है, वो बिल्कुल बच्चा बिल्कुल। खुद से ही मोटिवेट हो जाता है सर। वो एक ऐसे, इसीलिए हम्म। भाई हम अच्छा स्कूल क्यों खोजते हैं। हम अपने बच्चे का एडमिशन, या किसी कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को एडमिशन दिलाना चाहता है तो कहता है कि भाई इस स्कूल में हम ले जाएंगे। क्या ऐसा है उस स्कूल में? तो वही चीज है, वो जो कल्चर की बात है, जो वातावरण की बात है, जो परिवेश की बात है, तो बच्चा देख देख के सीख लेगा। वहां पर बहुत ज्यादा हमें एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए वो स्कूल कल्चर होगा सर वहाँ पर। जी सर। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया ठीक है सर। सर। जी जी, धन्यवाद सर। आगे इंटीग्रेटेड करिकुलम की बात करेंगे। तो इन दिस करिकुलम डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड एंड टॉट टुगेदर टू प्रोवाइड ए होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। तो समन्वित पाठचर्या में विभिन्न विषयों को आपस में जोड़कर पढ़ाया जाता है। अभी जैसे हम इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, एक विषय के अंतर्गत दूसरे विषय को भी शामिल करना। अब अगर मैथ्स को है पढ़ाना है तो उसमें किस तरह से हम संगीत को शामिल कर लें, चित्रकला को शामिल कर लें, या शेप जब पढ़ाते हैं तब उनको, या इसी तरह से हम कोई अन्य विषय पढ़ा रहे हैं तो उसमें कौन सी चीजें अन्य दूसरे विषय में मिल रही हैं। और हम लोग जब लेसन प्लान तैयार करते हैं तो ऐसा लिखते भी हैं कि भाई हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं लेकिन हमें ये अलग अलग चीजें ये मिल रही हैं। तो इस तरह से हम एक विषय पढ़ाते हुए दूसरे विषय को भी, जैसे मान लीजिए कि अगर हिंदी हम पढ़ा रहे हैं और उसमें किसी महापुरुष के जीवन का वर्णन है, तो अब इतिहास जो है वहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जब हम उनके जीवन को बताएंगे, समझाएंगे, पढ़ाएंगे, तो एक तरह से हिस्ट्री का चैप्टर भी उनका तैयार हो रहा है। इसी तरह से और भी कोई एक्टिविटीज लेकर के हम अगर पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो किससे इंटीग्रेट कर रहा है, किस विषय को वो संदर्भित कर रहा है, दिखा रहा है। तो प्रकारांतर से या अप्रत्यक्ष रूप से हम पढ़ा अपने सब्जेक्ट को रहे हैं, लेकिन हम किसी और विषय को भी पढ़ा रहे हैं। जैसे भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर 11th में जो है, जब हम उनको पढ़ाते हैं तो अनायास ही, मतलब हो सकता है हमें उसका उतना ज्ञान ना हो, समझ ना हो, लेकिन संगीत की बहुत सारी बारीकियां उस पाठ के माध्यम से बच्चे जो है वो अनायास सीख लेते हैं। तो ऐसे ही उसको हम इंटीग्रेटेड करिकुलम के अंतर्गत जोड़ेंगे। तो इस तरह से जो ये करिकुलम है, ये जो मुझे मैटर मिल पाया था वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप इसको जिस भी रूप में आपको प्राप्त हुआ हो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन मुझे लगा कि अगर हम इसको अलग अलग थोड़ा करके समझेंगे या सीखेंगे तो ज्यादा स्पष्ट होगा, ज्यादा क्लियर होगा। अब हम आते हैं पाठ्यक्रम के प्रकार। तो जैसे हमने अभी पाठचर्या की बात की, अब हम उसी तरह से पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो एक है स्ट्रक्चरल सिलेबस। दिस सिलेबस इज बेस्ड ऑन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज। लर्निंग इज ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू ग्रामर पैटर्न्स। ठीक है, कई बार हम इसको पढ़ते हैं या जो हमें उदाहरण मिलते हैं तो हम समझ लेते हैं कि ये मतलब कि एक स्ट्रक्चर, एक ढांचागत जो है व्यवस्था है। लेकिन ये बात सही है कि कहीं ना कहीं ये लैंग्वेज या टीचिंग या व्याकरण की शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हमें केवल व्याकरण में ही इसे नहीं जोड़ना है। ये एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि सरलता से हम कठिनता की ओर जब बढ़ेंगे तो उसमें वो व्याकरण जैसी स्थितियां आ जाती हैं। इसलिए कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किया, क्योंकि उस बार हम नहीं बता पाए थे, आपसे साझा नहीं कर पाए थे, तो आज मुझे आपके साथ इस पर चर्चा करनी थी। तो ऐसे शाब्दिक अर्थ में तो ये व्याकरणिक पाठ्यक्रम भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये एक पारंपरिक तरीका है पढ़ाने का कि सबसे पहले किसी एक चीज को फोकस किया जाए, किसी एक बात को पहले बताई जाए। ठीक है, मान लीजिए हम व्याकरण से शुरू करते हैं कि संज्ञा क्या है, तो हमने समझ लिया जब संज्ञा क्या है, तो अब फिर आते हैं कि भेद क्या है। तो जब हम बताते हैं कि भेद है तो फिर भाई उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, फिर उसके बाद आगे आएंगे तो पता लगा जातिवाचक संज्ञा क्या है, फिर उसके बाद पता लगा भाववाचक संज्ञा, फिर एक संज्ञा को दूसरे में कैसे बदला जाएगा। इस तरह से वो धीरे धीरे उतरता, गहराई की ओर जा रहा है। ऐसा केवल भाषा शिक्षण में ही नहीं, अन्य विषयों में भी है, मैथ्स में भी है। तो प्राइम नंबर्स की बात करेंगे, फिर इस नंबर की बात करेंगे, फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे, शेप की बात करेंगे तो पहले एक
जो सिंपल बच्चा देख पा रहा है, समझ पा रहा है, फिर आगे आगे हम कठिनता की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम एक राउंड फिगर लिए, फिर उसके बाद उसमें जो जिसमें क्या कहें कोर है या एंगल बने हुए हैं इस तरह से। तो ये एक तरह का स्ट्रक्चर है, एक संरचना है जिसको जो है हम सिलेबस के अंतर्गत इसको हम रखते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि ज्यादातर इसका जो है प्रयोग भाषा के रूप में होता है। दूसरी इसकी जो विशेषता थी वो ये पारंपरिक तरीका है। तीसरा है इसका एक मुख्य केंद्र होता है और वहां से फिर वो धीरे धीरे बाहर की ओर निकलता है। मतलब एक मेन पॉइंट लेंगे, फिर हम बाहर की ओर बढ़ेंगे, फिर सरल से ये जटिल की ओर होता है और फिर इसमें क्रमबद्ध विकास होता है। तो इसको हम कहेंगे संरचनात्मक पाठ्यक्रम। तो ये कुछ फीचर्स थे इसके अंतर्गत जो है, जिसको हम समझ पाएंगे कि स्ट्रक्चरल सिलेबस क्या है। फिर दूसरा है सिचुएशनल। इन द सिलेबस टीचिंग इज ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू रियल लाइफ सिचुएशंस सच एज द मार्केट, इन स्कूल और एट द हॉस्पिटल। तो एक जो स्टिमुलेशन की बात आती है ना, स्टेम में शायद कुछ आपको जानकारी होगी, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, तो स्टेम हो जाता है इसमें। तो इस पाठ्यक्रम में वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के आधार पर विषय वस्तु को व्यवस्थित किया जाता है। किस तरह से बच्चा जो है वो उसको रियल सिचुएशन दी जाएगी। मान लीजिए टिकट घर, टिकट खिड़की, बैंक का या कोई बाजार का, फिर वहां पर वो बच्चे को बहुत सारी चीजें जो है वो करके सीखने के लिए दिया जाता है। तो एक सिचुएशन क्रिएट किया जाता है कि इसको बच्चा कैसे सीखेगा पढ़ने के लिए। जैसे साइंस की ही बात करें, कोई आपका केमिस्ट्री में कोई प्रयोग करा रहे हैं कुछ भी, तो पहले उनको आप थियोरेटिकल नॉलेज दे देते हैं कि भाई देखो ये है, इसको ये कहेंगे, इसको ये कहेंगे, इसके ये तत्व होते हैं, इसका ये भार होता है, इसका ये आयतन होता है। फिर आप जो है उन चीजों को लैब में ले जा करके सिचुएशन दे देते हैं कि आपको ये ऑब्जर्व करना है, ये देखना है, जो आपने पढ़ा उसको आप इसमें प्रयोग करें। तो इस तरह से सिचुएशन के आधार पर भी उन चीजों को दिया जाता है, तो वो इस सिलेबस के अंतर्गत आएंगे। फिर फंक्शनल सिलेबस है। दिस सिलेबस फोकस ऑन कम्युनिकेटिव फंक्शंस लाइक रिक्वेस्टिंग, सजेस्टिंग, अपॉलजीज एंड इनवाइटिंग। तो इसमें देखिए कि फंक्शनल सिलेबस का है इसमें, और बहुत सारी जो हम देखते हैं कि विविध क्षेत्रों में प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं या विशेषता है, उसको लेकर के हम लोग इस पे ध्यान देते हैं। यहाँ पर ग्रामर महत्वपूर्ण नहीं होता है, यहाँ पर वो स्ट्रक्चरल की बात नहीं है, लेकिन वहां पर क्या है, एक व्यवस्था, फंक्शन वो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। जैसे अर्थ, मान लीजिए इकोनॉमिक अर्थशास्त्र में है तो किस किस तरह की शब्दावली का प्रयोग होगा, खेल के क्षेत्र हैं तो कैसे होंगे, विज्ञान के हैं। इसी तरह से आप देखिए कि जो ज्योग्राफी या भूगोल, उसमें जब हम लोग बात करते हैं, ऐसे ऐसे उसमें शब्द हैं कि शायद उसको परिभाषित करना कई बार कठिन हो जाता है। ठीक है, तो हमें जो व्यवहारिक या फंक्शनल, इसको कार्यात्मक पाठ्यक्रम कहते हैं। और इसकी जो विशेषता मैंने नोट की है उसमें है कि कार्य और उद्देश्य पर आधारित होता है, और ये संचारक, जैसे आप अगर संचार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, तो जो संचारक होता है, जो सोर्स होता है, अर्थात जो विद्यार्थी है, उसको जो है वो तरह तरह की चीजों को सिखाना, कि वो किस तरह से अपनी बात को रख पाए। कई बार हम क्या करते हैं कि जो हमारे यहाँ विद्यालय में इंस्पेक्शन होता है या कोई गेस्ट आते हैं या पेरेंट्स पीटीए मीटिंग होता है, तो हम कुछ बच्चों को जो है वो गेट पे लगाते हैं या उनको वेलकम के लिए रखते हैं। तो बच्चा कैसे बोलेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, किस तरह की वो शब्दों को रखेगा, तो यहाँ पर वो सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। या क्रिकेट कमेंट्री की बात आई है कई सारे पार्ट में, कि अगर आपको ये दिया जाए, एक पहलवान की ढोलक बहुत अच्छा पार्ट है जो है वो 12वीं में फणीश्वरनाथ रेणु का है, तो वहां पर किस तरह से वो कमेंट्री मतलब कि हो सकती है, की जा सकती है। तो ऐसे ऐसे हम जो है वो फंक्शनल सिलेबस की बात कर सकते हैं। फिर कंटेंट बेस्ड सिलेबस। दिस सिलेबस इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड सब्जेक्ट कंटेंट रादर देन लैंग्वेज स्ट्रक्चर। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो पहला नंबर 1 था और इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, कंटेंट बेस्ड हो जाता है। इस पे क्या होता है, विषय वस्तु के आधार पर इसको तैयार किया जाता है। क्या क्या जो भी लक्ष्य है या जो भी हम लर्निंग आउटकम्स, सीखने के प्रतिफल जो प्राप्त करते हैं, तो उस पे हम पहले फोकस करके फिर उन चीजों को उसमें सब्जेक्ट में डालते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जब प्रीफेस पढ़ेंगे, प्राकथन पढ़ेंगे किसी पाठ्य पुस्तक का, तो उसमें दिया रहता है कि इस पाठ, मतलब इस पुस्तक में इस पाठ को रखने का क्या उद्देश्य है।
इस पाठ को क्यों रखा गया है, इस पाठ के बारे में क्यों जो है इसको महत्व दिया है। बहुत बहुत सारे पाठ होते हैं, बहुत सारे रचनाकार हैं, बहुत सारे लेखक हैं, तो उस रचनाकार को या उस लेखक के पाठ को या उस लेसन को क्यों रखा गया है, तो यहाँ पर आ जाता है वो कंटेंट बेस्ड सिलेबस। इससे बच्चे में चारित्रिक विकास होगा, इसमें बच्चे साहसी बनेंगे, इसमें नेतृत्व गुणों का विकास होगा। इस तरह से जो है वो कोई ना कोई हर टॉपिक के बारे में एक जिस्ट जो रहता है उसके बारे में वो शुरू में लिखा रहता है कि भाई इस चैप्टर को, इस पार्ट को रखने का ये उद्देश्य रहा है। तो कंटेंट बेस्ड सिलेबस इस तरह से बनता है। इसलिए आप देखिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ऐसे पाठ को सिलेक्ट किया जाता है जो कहानी पर आधारित होते हैं, कविताओं पर आधारित होते हैं, ताकि बच्चा उनको पढ़े, याद करे या उसके बारे में मनन करे। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है तो फिर इस तरह के सिलेबस रखे जाते हैं जिसमें तार्किकता हो, जिसमें वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली बात हो या ये सारी चीजें बातें, तो वो कंटेंट बेस्ड सिलेबस की बात आ जाएगी। और फिर स्किल बेस्ड सिलेबस, इट फोकस ऑन डेवलपिंग स्पेसिफिक स्किल्स सच एज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो यह पाठ्यक्रम विशिष्ट कौशलों जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना विकसित करने पर केंद्रित होता है। तो इस केवल ये तो लैंग्वेज की दृष्टि से है, लेकिन और भी स्किल्स हैं जो है उनको लेकर के, जैसे आपका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जो बात आ रही, जो वोकेशनल डेवलपमेंट की बात आ रही, वो सब स्किल बेस्ड हो गए। ठीक है, अभी आप जब देखिए बच्चा जब बाहर मतलब पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीजें, वो टैली का पाठ्यक्रम करते हैं, वो शॉर्ट हैंड है या और कोई स्किल है, या जो आजकल तो कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेज आ गए, उन सब में MS वर्ड की बात वो कर रहा है, एक्सेल की बात कर रहा है, या अब तो AI की बात आ गई, तो एक जो है स्किल बेस्ड जो है, या मशीन लर्निंग की जो बात आती है। तो ऐसे ऐसे जो पाठ्यक्रम होते हैं वो स्किल बेस्ड सिलेबस के अंतर्गत आते हैं, जिसका कि बच्चा जो है वो अपने व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग कर सकता है। तो ये कुछ मोटी बातें थी जो है वो सिलेबस के प्रकार में। अब बस 5 मिनट का और हमें समय दीजिए, इसको पूरा कर लेते हैं, क्योंकि शुरू में कुछ बातें हो गई थी इसलिए हमारा टाइम आगे जा रहा है। तो विद्यालय प्रशासन में पाठचर्या का महत्व, क्या मतलब है, इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में। तो विद्यालय प्रशासन के लिए पाठचर्या अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह शिक्षा की संपूर्ण रूपरेखा प्रदान करती है। तो क्या इंपॉर्टेंस है पाठचर्या का, क्योंकि ये पूरा गाइडेंस, रूपरेखा, स्ट्रक्चर एकदम या प्लानिंग जो होती है वो तैयार करता है। इससे विद्यालय प्रशासन के लिए बहुत उपयोगी है। क्या क्या उपयोगी है, क्या उपयोगिता है इसकी पाठ्यचर्या की। तो सबसे पहली बात है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति। तो पाठचर्या क्या है, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में विद्यालय प्रशासन का मार्गदर्शन करती है। अब हम ऐसे ही सीधे समझें कि NCF जो 2022-2023 ये सब तैयार किया जा रहा है, तो क्या है, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसमें रखा गया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मार्गदर्शन, यह शिक्षकों को शिक्षण विधियों और अधिगम अनुभवों के बारे में दिशा प्रदान करती है। ठीक है, इससे हम लोगों को क्यों बताया जा, हमारी ट्रेनिंग क्यों हो रही है, हमें NCF के बारे में क्यों बताया जा रहा है, शिक्षकों को क्यों अवेयर होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, उनको अधिगम प्रक्रिया का पता चलेगा और बच्चे कैसे सीखेंगे, उनको कैसे सिखाना है, वो सारी बातें हम इसमें देख पाते हैं। तो और फिर आगे है विद्यार्थियों का समग्र विकास। पाठचर्या विद्यार्थियों के बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक और नैतिक विकास को सुनिश्चित करती है। अब इसको थोड़ा सा याद करने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात थी, और डेवलपमेंट में जो सारी बातें आई थी, तो वो हर जो उसका डोमेन है उसमें हम चले जाएं, और वो सारी बातें जो है पाठचर्या के साथ जुड़ी हुई हैं, न कि उस सिलेबस के साथ। तो इस तरह से ये एक तरह से सुनिश्चित कराते हैं कि बच्चे का विकास किस तरह से होगा। विद्यालय गतिविधियों की योजना, विद्यालय प्रशासन पाठचर्या के आधार पर ही शैक्षणिक और सहपाठ्य गतिविधियों की योजना बनाता है। मूल्यांकन का आधार, परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली का निर्धारण पाठचर्या के आधार पर ही किया जाता है। तो जो भी पाठचर्या, उसका मूल्यांकन के क्या बिंदु हैं, किस तरह से होगा, अभी 360 जो डिग्री की बात आती है, कैसे पीयर ग्रुप का होगा, कैसे टीचर्स करेंगे, तो तरह तरह के, ये कहाँ से आया बात। पहले तो हम क्या करते थे, हमने देखा बच्चे ने टेस्ट दिया, हमने नंबर नोट किया, स्लिप पे चढ़ाया, उस पर रिपोर्ट कार्ड पे बनाया और दे दिया। अब देखिए वो नई तरह से, तो ये क्या, ये पाठचर्या का ही तो कमाल है। पाठचर्या ऐसी आई कि हमें उस तरह का रिपोर्ट कार्ड तैयार करना पड़ रहा है, उस तरह की बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ रही हैं। अगर ये नहीं आता तो शायद हम आज परंपरागत या जैसे हम पहले करते थे वैसा ही करते होते। संसाधनों का प्रभावी उपयोग, पाठचर्या के माध्यम से विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग किया जाता है। तो ये विद्यालय प्रशासन में पाठचर्या का ये भी बहुत ज्यादा है कि संसाधन कई बार होते हैं कि वो इतना
मतलब उसकी जरूरत है कि वो कम हो जाते हैं या फिर उनका हम यूटिलाइज नहीं करते और वो रखे हुए खराब हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो कि यूं ही रहते हैं। तो विद्यालय की हर एक वस्तु, एक ईंट तक बच्चे को शिक्षा देती है। तो वहां से लेकर के हमें क्या करना है कि हर चीज को देखना है। वहाँ का जो भौतिक वातावरण है, वहाँ का जो मानवीय संसाधन है, ठीक है, हर व्यक्ति का कैसे उपयोग हो पाए, कैसे उन चीजों का हो, वो सब पाठचर्या से ही सुनिश्चित होता है। पाठ्यक्रम की बात अगर कर लें तो उसमें हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह किसी विषय की पढ़ाई जाने वाली सामग्री का स्पष्ट विवरण देता है। तो क्या इसका इंपॉर्टेंस हो सकता है? मेजर इंपॉर्टेंस में देखें तो शैक्षणिक योजना बनाने में सहायक, ये सिलेबस से सबसे बड़ा ये है। यह विद्यालय के शैक्षणिक कैलेंडर और समय सारणी बनाने में मदद करता है। ध्यान रखना है, वहां पर क्या हो रहा था, संपूर्ण योजना बन रही थी, किसमें? पाठचर्या में। यहाँ क्या हो रहा है? शैक्षणिक योजना बन रही है, ठीक है। वहां पर क्या है, जो क्रियात्मक है, उसके बाद ये आपका मैसेज मुझे 3 तरह के जो आए थे, ठीक है ना, थोड़ा विस्मित हो रहा है। तो वहां पर वो सारी चीजें जो है जुड़ी हुई थी। 1 मिनट। और यहाँ पर केवल एक पक्ष जो है यहाँ पर मिल जाता है। इतना ही सर, 9th की मैंने लिखी नहीं अभी, वो इसलिए कि भाई वो बुक ये था ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये तीनों आपको कहाँ है? पाठचर्या में है। लेकिन यहाँ पर क्या है? शैक्षणिक कैलेंडर और जो है वो शिक्षा से संबंधित योजना जो है वो। शिक्षण में एक रूपता, पाठ्यक्रम के कारण सभी शिक्षक समान विषय वस्तु का पालन करते हैं। तो एक रूपता इसमें मिलती है, किस तरह से हमें बच्चों को शिक्षा देनी है। हर शिक्षक जो है अपने अपने विषय में माहिर होता है और अपने विषय को बच्चों को सिखाता है, बताता है। और फिर जब ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, तो जब यहाँ एक यूनिट जो काम कर रही है, एक ढंग से काम कर रही है, वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन, यह विषयों, इकाइयों और अध्यायों के बारे में स्पष्ट जानकारी देता है। पूरे 1 साल का सिलेबस क्या है, ठीक है, कितना फर्स्ट यूटी या यूनिट के लिए तैयार करना है, कितना जब हम हाफ ईयरली के लिए, कितना एनुअल के लिए, सारी चीजें तो बिल्कुल बच्चे को भी पता है और शिक्षक को भी पता है। कौन सा चैप्टर कब खत्म करना है, कब शुरू करना है, किसमें क्या क्या बातें हैं, वो सारी बातें जो है स्पष्ट हो जाती हैं। तो ये बहुत जरूरी है, मतलब एक तरह से ओपन हो जाता है। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है। किसके कारण? सिलेबस के कारण, पाठचर्या के कारण नहीं। पाठचर्या में तो ठीक है, शिक्षक तो जान पाएगा, लेकिन बच्चा उतना नहीं समझ पाएगा पाठचर्या में क्या क्या चीजें हैं। लेकिन पाठ्यक्रम में तो दोनों समझ जाते हैं कि अच्छा मुझे इतना करना है, या शिक्षक को ये रहेगा कि इतना कराना है। फिर परीक्षा का आधार, परीक्षाओं और मूल्यांकन की सामग्री पाठ्यक्रम के आधार पर ही तय होती है। हम बच्चे का क्या टेस्ट करते हैं? जो हमने पढ़ाया है, जितना हमने सिखाया है, उसी में से चीजें, हम बाहर की चीजें जो उसकी आयु या उसकी रुचि से प्रतिकूल हो, हम उन चीजों को नहीं लाते हैं। हम तो उसको जो उसके सिलेबस में वहीं से सारी चीजें तय करते हैं। तो पाठ्यक्रम बहुत जरूरी हो जाता है। शिक्षण कार्य की निगरानी, विद्यालय प्रशासन यह देख सकता है कि पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण कार्य हो रहा है या नहीं। अब आप देखिए, जब इंस्पेक्शन वगैरह हम लोगों का होता है तो सबसे पहले ये होता है भाई स्पिरिट ऑफ सिलेबस दिखाइए, ये करिए, आपने कितना पढ़ाया, कितना छोड़ा, कितना पीछे हो रहे हो। वो पाठचर्या को उठा के नहीं देखते हैं कि आपने कितना बच्चे को कराया, बच्चे का कितना डेवलपमेंट हुआ, बल्कि वो सिलेबस को उठा करके देखते हैं कि आपने कितना बच्चे को सिखाया है। तो इस तरह से ये भूमिका हो जाती है। निष्कर्ष रूप में अगर हम देखें तो पाठचर्या एक व्यापक अवधारणा है जिसमें सभी शैक्षणिक अनुभव शामिल होते हैं, जबकि पाठ्यक्रम उसी का एक भाग है जो किसी विषय की विषय वस्तु को निर्धारित करता है, मतलब उसके अंदर है। तो अब हमें यह ध्यान रखना है कि पाठचर्या के अंतर्गत पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठचर्या नहीं है। इस तरह से कोई एक सवाल आ सकता है या आता है, तो हमें सत्य असत्य या फिर व्याख्या करता है नहीं करता है, हमें ध्यान रखना है। तो ये पहला पॉइंट जो हमें इस पे बहुत गौर करने की जरूरत है कि पाठचर्या जो है वो विस्तृत है और उसके अंदर जो है वो सिलेबस या पाठ्यक्रम समाहित है। पाठचर्या शिक्षा की संपूर्ण रूपरेखा है जिसमें सभी शिक्षण अनुभव शामिल होते हैं, जबकि पाठ्यक्रम उसी का एक भाग है जो किसी विषय वस्तु को निर्धारित करता है। ठीक है, तो इस चीज को मैंने इसे थोड़ा सा पूरा करने के लिए ले लिया था वहीं से। बाकी फिर पाठचर्या और पाठ्यक्रम विद्यालय प्रशासन के महत्वपूर्ण उपकरण है। दोनों, ऐसा नहीं है कि हम केवल एक को महत्व दें, दोनों जो उपयोगी है। एक ही सिक्के के मतलब जो दो पहलू वाली बात आती है। पाठचर्या भी जरूरी है और पाठ्यक्रम भी जरूरी है, और उससे क्या होता है, विद्यालय प्रशासन के लिए एक उपयोगी उपकरण होते हैं। पाठचर्या की शिक्षा की व्यापक दिशा प्रदान करती है, जबकि पाठ्यक्रम विषय वस्तु के विस्तृत क्रियान्वयन में सहायता करता है। इस तरह से ये निष्कर्ष है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज मैंने थोड़ा समय आपका ज्यादा लिया, 10 मिनट।